अब आते हैं इस पर कि चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल की अदावत कैसे शुरू हुई। दरअसल जब मुख्यमंत्री बंसीलाल का नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आया तब चौधरी देवीलाल ने भी उनका समर्थन दिया था। बंसीलाल ने अपने सीनियर नेता का सम्मान रखते हुए उन्हें स्टेट खादी बोर्ड का चेयरमैन भी अपनी सरकार में बना दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों नेताओं के बीच टकराव शुरू हो गया। असल में चौधरी देवीलाल उसमें अनुभवी नेता थे, उनका कद काफ़ी बड़ा था। वे चाहते थे कि सरकार के बड़े फैसलों में उनके सुझावों को अहमियत दी जाए, लेकिन बंसीलाल का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे अपने फैसलों में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करते थे और ना ही अपनी आलोचना सुनना पसंद करते थे। इसी टकराव से जुड़ा एक मशहूर वाक़या भी भीम सिंह दैया अपनी किताब पावर पॉलिटिक्स इन हरियाणा में लिखते हैं। कहा जाता है कि एक बार चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल चंडीगढ़ से दिल्ली एक ही कार में जा रहे थे। रास्ते में चौधरी देवीलाल ने किसी सरकारी फैसले को लेकर चौधरी बंसीलाल को एक सुझाव दिया और कहा इस पर अमल होना चाहिए, लेकिन बंसीलाल उस सुझाव से सहमत नहीं थे। बात धीरे धीरे इतनी बड़ी बन गई, जो बातचीत चल रही थी वह बहस में बदल गई और गुस्से में आकर बंसीलाल ने चौधरी देवीलाल को बीच सड़क पर गाड़ी से उतर जाने के लिए कहा। बताया जाता है कि चौधरी देवीलाल इस अपमान को कभी भूल नहीं पाए और यहीं से दोनों नेताओं की व्यक्तिगत खटास धीरे धीरे एक राजनीतिक दुश्मनी में बदल गई। चौधरी देवीलाल ने अपने वक्त का इंतजार किया ताकि वो अपने अपमान का बदला ले सकें और यह मौका उन्हें मिला। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लिया। काफ़ी लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि चौधरी बंसीलाल आखिर संजय गांधी के इतने करीबी और विश्वास पात्र कैसे बने। इसके लिए हमें उस दौर की राजनीति को समझना पड़ेगा। दरअसल उस समय संजय गांधी का सपना था कि भारत में भी एक छोटी और सस्ती कार का निर्माण हो। इस उद्देश्य के लिए मारुति लिमिटेड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, लेकिन इस प्रोजेक्ट के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। न तो कंपनी के पास अपनी कोई तकनीक थी और न ही कोई कारखाना लगाने के लिए जमीन। यहीं से बंसीलाल की भूमिका शुरुआत होती है। उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री होने के नाते बंसीलाल ने दिल्ली से सटे गुड़गांव में मारुति प्रोजेक्ट के लिए बड़ी जमीन उपलब्ध करवाई। जमीन अधिग्रहण के दौरान उन्होंने किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। इसी फैसले के बाद बंसीलाल न सिर्फ संजय गांधी बल्कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नज़रों में भी तेजी से ऊपर उठते चले गए। और यही वजह थी कि जब इमरजेंसी 1975 से 1970 का वो दौर जब इमरजेंसी लगी, तब बंसीलाल को हरियाणा से दिल्ली बुलाया गया और उन्हें देश के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। रक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्हीं के ही सहयोगी बनारसी दास गुप्ता को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। एक तरह एक छोटे से इलाके गोलागढ़ लोहारू से राजनीतिक शुरुआत करने वाले नेता अब दिल्ली की सत्ता में सबसे ताकतवर पदों में से एक भारत के रक्षा मंत्री तक पहुंच चुके थे। इमरजेंसी केस में दिल्ली में एक कहावत काफ़ी मशहूर थी, इंडिया इज रन बाय ए कोठरी। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, बंसीलाल और ओम मेहता। लेकिन 1970 के चुनाव के बाद यही ताकत बंसीलाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव हुए। जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस हार गई और हरियाणा में देवीलाल मुख्यमंत्री बनाए। अदावत का अगला बड़ा अध्याय 1977 में देखने को मिला। अब बदला लेने की बारी थी चौधरी देवीलाल की। जब आपातकाल खत्म होने के बाद चुनाव हुए, देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इमरजेंसी के दौरान हुई कार्रवाई और दमन की जांच शुरू करवाई। इसी क्रम में उनके पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी बंसीलाल के खिलाफ भी कई मामलों में जांच बैठाई गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
उस समय की राजनीति में यह चर्चा भी खूब हुई। गिरफ्तारी के दौरान बंसीलाल को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। कई राजनीतिक संस्मरणों में इस घटना का जिक्र मिलता है। इससे देवीलाल और बंसीलाल की वर्षों पुरानी राजनीतिक दुश्मनी का सबसे तीखा मोड़ माना जाता है। जेल से बाहर आने के बाद बंसीलाल कुछ सालों तक राजनीति में लगभग हाशिए पर ही रहे। एक तरफ हरियाणा में देवीलाल की सरकार थी और दूसरी तरफ केंद्र में इंदिरा गांधी में इमरजेंसी के बाद बुरी तरह चुनाव हार चुकी थी। ऐसा लगने लगा था कि शायद बंसीलाल का राजनीतिक कैरियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन राजनीति में वापसी की कहानियां अक्सर अचानक ही लिखी जाती हैं और 1980 का लोकसभा चुनाव इसी का एक उदाहरण बनने जा रहा था। जब इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की तो उन्होंने अपने पुराने भरोसेमंद नेताओं को भी फिर से मौका दिया। बंसीलाल को भिवानी लोकसभा सीट से टिकट दिया गया था। बंसीलाल चुनाव जीते और एक बार फिर संसद पहुंच गए। इधर हरियाणा की राजनीति में भी एक नया दौर तेजी से उभर रहा था। भजनलाल हरियाणा की राजनीति में लंबे समय से जाट नेताओं के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही थी, लेकिन भजनलाल एक गैर जाट चेहरा थे जो राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने का सपना देख रहे थे। जल्द ही उन्होंने यह सपना भी सच कर दिखाया, लेकिन वह कहानी फिर कभी। फिलहाल वापस बंसीलाल पर आते हैं। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार के दौरान बंसीलाल को पहले रेल मंत्री बनाया गया और बाद में परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। यह समय था 1984 का, लेकिन धीरे धीरे उनका मन दिल्ली की राजनीति से हटने लगा था। वे फिर से हरियाणा की राजनीति में वापसी करना चाहते थे और जल्द ही यह मौका भी उन्हें मिल ही गया। दरअसल उस समय चंडीगढ़ के मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता लगभग तय हो चुका था, जिसे बाद में राजीव लोगोवाल अकॉर्ड का नाम दिया गया। इस समझौते के तहत चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की बात पर सहमति बनी थी। उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल इस फैसले के कारण भारी राजनीतिक दबाव में आ गए थे और यही बंसीलाल के लिए एक मौका बन गया। दिल्ली की राजनीति में चालें चली गई और समीकरण इस तरह बदले कि 1986 में भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद बंसीलाल को एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि भजनलाल को दिल्ली बुलाकर केंद्र में मंत्री बना दिया गया। इस तरह लगभग एक दशक बाद बंसीलाल ने हरियाणा की सत्ता में वापसी की। 1985 में जब कांग्रेस हाईकमान ने बंसीलाल को वापस हरियाणा भेजा तो इसके पीछे भी एक राजनीतिक रणनीति थी। दिल्ली के नेतृत्व को लगता था कि अगर हरियाणा में एक मजबूत जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो चौधरी देवीलाल के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सकता है और जाट वोट बैंक फिर से कांग्रेस के साथ आ सकता है। लेकिन 1987 का चुनाव कांग्रेस और बंसीलाल दोनों के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक हार साबित हुआ। चौधरी देवीलाल ने लोकदल और बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। नतीजा चौंकाने वाला था। 90 में से 85 सीटें देवीलाल के गठबंधन के खाते में चली गई और सिर्फ 5 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। इस हार के बाद बंसीलाल धीरे धीरे हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर जाने लगे। दिल्ली में भी हालात पूरी तरह बदल चुके थे। उनके कई करीबी नेता अब सत्ता में नहीं थे। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। संजय गांधी पहले ही एक विमान दुर्घटना में चल बसे थे और बाद में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। केंद्र की राजनीति अब अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी थी। कभी वीपी सिंह सरकार बनती, कभी चंद्रशेखर की। ऐसे माहौल में बंसीलाल का वह राजनीतिक नेटवर्क जो कभी दिल्ली की सत्ता के गलियारों में बहुत मजबूत हुआ करता था, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और उधर हरियाणा में भी राजनीति का एक नया दौर शुरू हो चुका था, जहां मुख्य भूमिका में एक तरफ देवीलाल और बाद में ओम प्रकाश चौटाला थे और दूसरी तरफ भजनलाल जैसे नेता थे। बंसीलाल कांग्रेस में तो बने रहे, लेकिन पार्टी के अंदर अब भजनलाल का दबदबा
बढ़ चुका था। आखिरकार बंसीलाल ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और एक नई राजनीतिक पार्टी हरियाणा विकास पार्टी, राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को लड़का लड़के के चुनाव चिन्ह वाली यह पार्टी आज भी याद होगी। बंसीलाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और चुनाव में एक बड़ा नारा दिया, पूर्ण शराबबंदी। यह नारा जनता के बीच बेहद ही लोकप्रिय हुआ। खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने खुलकर इस मांग का समर्थन किया। बंसीलाल सभाओं में एक ही बात दोहराते थे, मैं घास काट लूंगा लेकिन हरियाणा में शराबबंदी नहीं हटाऊंगा। नतीजे आए तो हरियाणा विकास पार्टी को 33 सीटें मिली। भाजपा के 11 विधायक और 5 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बंसीलाल ने सरकार बना ली। सरकार बनते ही उन्होंने अपना वादा निभाया और पूरे राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू कर दी। शुरुआती महीनों में इस फैसले की खूब तारीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। हरियाणा की सीमाओं से अवैध शराब की तस्करी बढ़ने लगी, कच्ची शराब का कारोबार फैलने लगा और राज्य के खजाने को भारी नुकसान होने लगा। विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू किए कि बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह भी शराब के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं। हालांकि उनके समर्थकों ने हमेशा इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और उन्हें सिरे से खारिज किया। इस दौरान गठबंधन की राजनीति भी करवट लेने लगी। भाजपा के भीतर यह चर्चा तेज होने लगी थी कि शराबबंदी का प्रयोग अब सरकार के लिए बोझ बनता जा रहा है और सरकार फैसले को अच्छे से अमल में लेकर नहीं आ पा रही है। पुलिस पर भी शराब तस्करों से मिलीभगत के आरोप लगने लगे और पुलिस की रिपोर्टिंग बंसीलाल को थी, तो भाजपा ने बंसीलाल पर दबाव बनाना शुरू किया। लेकिन इस राजनीतिक शतरंज की चाल सिर्फ भाजपा ही नहीं चल रही थी, बंसीलाल खुद भी दिल्ली की राजनीति पर नजर रखे हुए थे। उसमें उनकी पार्टी हवीपा, हरियाणा विकास पार्टी के कांग्रेस में विलय की बातचीत शुरू हो चुकी थी। दिल्ली में कांग्रेस की कमान अब सोनिया गांधी के हाथों में थी। कहा जाता है कि उस समय जब यह विलय लगभग तय हो चुका था, बंसीलाल ने अपने 21 विधायकों की सूची लेकर दिल्ली पहुंचे और प्रस्ताव साफ था, अगर इन नेताओं को कांग्रेस से अगली बार टिकट मिल जाए तो वे अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर देंगे। सोनिया गांधी ने जवाब दिया, पहले आप पार्टी का विलय कीजिए, इस पर बाद में विचार करूंगी। यह सुनकर बंसीलाल कुर्सी से उठे और कहा, फिर मैं विलय के बारे में भी बाद में ही सोचूंगा। और इसी के साथ वह मुलाकात खत्म हो गई। जो समझौता लगभग तय माना जा रहा था वह आखिर के कुछ क्षणों में टूट गया। उधर हरियाणा में शराबबंदी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। राजस्व में गिरावट और अवैध शराब का फैलता कारोबार और गठबंधन खींचतान ने सरकार को कमजोर कर दिया। अंततः भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। जिस शराबबंदी के मुद्दे पर बंसीलाल सत्ता में आए थे, वही मुद्दा उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया। 1999 के बाद बंसीलाल की राजनीति का अंतिम चरण शुरू हो चुका था। भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार गिर चुकी थी और हरियाणा की राजनीति का संतुलन एक बार फिर से बदल गया। सत्ता धीरे धीरे चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी INLD इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में झुकने लगी। 2000 में विधानसभा चुनाव चौटाला की पार्टी को बड़ी सफलता मिली और फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए। इस चुनाव के बाद हरियाणा विकास पार्टी का प्रभाव लगातार घटने लगा। कई नेता दूसरी पार्टियों की ओर जाने लगे और संगठन पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। धीरे धीरे बंसीलाल को भी यह एहसास होने लगा था कि उनकी पार्टी की भूमिका हरियाणा की राजनीति में कम होते जा रही है। साथ ही उम्र के उस पड़ाव पर वो पहुंच चुके थे जहां स्वास्थ्य भी अब उनका पहले जैसा नहीं रहा था। ऐसे समय में उन्होंने एक व्यवहारिक राजनीतिक फैसला लिया। 2004 में उन्होंने अपनी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी का विलय
इंडियन नेशनल कांग्रेस में करने का निर्णय लिया। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह बताया जाता है कि वे अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी सुरेंद्र सिंह की राजनीति को मजबूत और जीवित रखना चाहते थे। बंसीलाल समझते थे कि राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी के साथ रहने से उनके परिवार की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ सकती है। परिवार के भीतर भी कांग्रेस से संबंध पहले से मौजूद थे। उनके छोटे बेटे रणबीर सिंह महिंद्रा पहले कांग्रेस में सक्रिय थे और वे मुंडाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके थे। इस तरह 1990 के दशक में कांग्रेस से अलग होकर बनाई गई पार्टी का अंततः उसी में लौट गई। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया। हालांकि उस समय तक बंसीलाल सक्रिय राजनीति से लगभग दूर हो चुके थे और स्वास्थ्य के चलते उनकी भूमिका सीमित हो गई थी। फिर भी हरियाणा की राजनीति में उनका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाता रहा। उन्हें राज्य के सबसे मजबूत प्रशासकों में से एक माना गया। एक ऐसा नेता जिसने अपने फैसलों से राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश की, चाहे वह विकास की नीतियां हो या 1996 की शराबबंदी जैसा साहसिक प्रयोग। बंसीलाल ने अपने बेटे सुरेंद्र सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना। वे पिता के सीएम रहते बेहद पावरफुल थे, फैसले प्रभावित करते थे। सुरेंद्र सिंह एमएलए रहे, मंत्री रहे, लेकिन इमरजेंसी में छापों, फंड्स दुरुपयोग के केस उन पर चल रहे थे। शक्ति का दुरुपयोग जैसे आरोप उन पर लगे थे। 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सुरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश जिंदल की मौत हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी हरियाणा की राजनीति में आई। तोशाम विधानसभा से चुनाव लड़ा और हुड्डा सरकार में मंत्री भी रही। फिर अब भाजपा राज्यसभा से एमपी हैं। किरण चौधरी और हुड्डा की अदावत की कहानी भी किसी और एपिसोड में उस पर चर्चा करेंगे, अलग वीडियो में उसके बारे में खुलकर बात करेंगे। अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से, जो पहले लोकसभा चुनाव लड़ती थी, अब भाजपा से तोशाम से एमएलए बनी हैं। अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को उन्होंने चुनाव में हराया है। रणवीर सिंह महिंद्रा के बेटे हैं अनिरुद्ध चौधरी, यानी कि तोशाम विधानसभा से अब की बार बंसीलाल के पोता और पोती अलग अलग राजनीतिक दलों से आमने सामने थे। कांग्रेस के उम्मीदवार थे अनिरुद्ध चौधरी और भाजपा की उम्मीदवार थी श्रुति चौधरी। अच्छे मुकाबले में श्रुति चौधरी विजय हुई और वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी हुई है। आपको बता दें, बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर सिंह महिंद्रा बीसीसीआई अध्यक्ष रहे। वे हरियाणा विकास पार्टी में पूरी तरह कभी गए ही नहीं, क्योंकि पिता से उनके संबंध राजनीतिक रूप से ऐसे थे नहीं। बंसीलाल की मौत के बाद प्रॉपर्टी का विवाद हुआ, रणवीर सिंह महिंद्रा वर्सेस किरण चौधरी, जहां 5 गांवों की पंचायत ने फैसला किया कि किरण को बंसीलाल की कोठी में रहने का हक मिलेगा। आज भी बंसीलाल की विरासत बटी हुई है और राजनीतिक लड़ाई जारी है।